ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो सीरोलॉजी देखेंगे तो एच पाइलोरी में हमें एंटीबॉडीज़ एच पाइलोरी के अगेंस्ट मिलेंगी, लेकिन ऑटो इम्यून में भी हमें एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट होंगी। ठीक है, प्रोटॉन, पोटेशियम, एटीपीएस या इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट। ये हम डिटेल में भी देखेंगे ऑटो इम्यून वाले टॉपिक में, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में। अब सीक्वेली क्या होता है एच पाइलोरी एसोसिएटेड में? पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा बन सकता है। ठीक है, या तो वो पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है एच पाइलोरी आगे जाके करवा देगा, या एडिनोकार्सिनोमा करवा देगा, या लिम्फोमा। जबकि ऑटो इम्यून में एट्रोफी हो सकती है, पर्निशियस अनीमिया, एडिनोकार्सिनोमा या कार्सिनोइड ट्यूमर। लास्ट में कुछ एसोसिएशंस हैं एच पाइलोरी हमने कहा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों में होता है, पॉवर्टी, रेजिडेंस अगर रूरल एरियाज़ में हो। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होता है, थायरोडाइटिस में, डायबिटीज़ मेलाइटिस और ग्रेव्स डिजीज़ में। दैट्स इट। तो हमने टेबल भी देख लिया। अब कह रहा है कि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस कैरेक्टराइज हुई है बाय फॉलोइंग। नंबर 1, इसमें हमें हमारे जो पैराइटल सेल्स होते हैं ना और इंट्रिंसिक फैक्टर, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि हमें सीरम में भी मिलेंगी और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में भी। दूसरा, सीरम में पेप्सिनोजन 1 लेवल्स जो हैं, पेप्सिनोजन 1 लेवल जो है वो कम मिलेंगे, कम मिलेंगे सीरम में हमें। ठीक है, इसके अलावा एंट्रल जो एंडोक्राइन सेल है उनका हाइपरप्लेजिया मिलेगा ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में, एंट्रम में जो एंडोक्राइन सेल्स हैं। देन है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमें पता है पर्निशियस अनीमिया होता है और न्यूरोलॉजिक चेंजेस मिलते हैं। गैस्ट्रिक एसिड की इम्पेयर्ड सिक्रीशन हो सकती है, और यानी एक क्लोराइडिया हो सकता है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में। उसी की ही वजह से गैस्ट्रिन पे ज़्यादा जो है रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो रही है, इम्पेयर हो रही है। अब पैथोजेनेसिस को समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की। तो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस जो है वो इम्यून मेडिएटेड लॉस जब हो जाए हमारे पैराइटल सेल्स का, इम्यून मेडिएटेड लॉस, और सब्सिक्वेंट फिर रिडक्शंस आ जाएं एसिड की भी और इंट्रिंसिक फैक्टर के सिक्रीशन में रिडक्शन आ जाए उस वजह से इम्यून मेडिएटेड, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। अब डेफिशिएंट अगर कम सिक्रीशन हो रही है एसिड की तो वो गैस्ट्रिन के रिलीज़ को स्टिमुलेट करेगी, तो उसके नतीजे में हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाएगा और हमारे एंट्रल गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। अब इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं है तो वो हमारे जो इलियम में विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन होती है उसको भी डिसेबल कर देगा, वो नहीं हो पाएगी, और जिसके नतीजे में B12 की डेफिशिएंसी होगी और पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा, जिसको हम पर्निशियस अनीमिया कहते हैं। फिर हमने कहा कि रिड्यूस्ड सीरम कंसंट्रेशन पेप्सिनोजन 1 की जो है वो रिफ्लेक्ट करती है चीफ सेल का लॉस। याद रखिएगा, इसका मतलब है कि हमारे जो चीफ सेल्स हैं वो लॉस हो गए, तभी पेप्सिनोजन 1 कम हो गया है सीरम में। हाल तो एच पाइलोरी जो है जो हम पढ़ के आए हैं वो हाइपोक्लोराइडिया करवा सकता है, मतलब उसमें भी हमने कहा एसिड की सिक्रीशन कम हो सकती है, तो वो ए क्लोराइडिया के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ए मतलब बिल्कुल कंप्लीट एब्सेंस के साथ, या पर्निशियस अनीमिया के साथ भी वो एच पाइलोरी एसोसिएटेड नहीं था, वो उसमें बस हाइपोक्लोराइडिया हो रहा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ना हमारे वहाँ पे पैराइटल और चीफ सेल्स तो डैमेज नहीं हुए थे ना इतने सीवियर जितने यहाँ ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में हो रहे हैं, पैराइटल और चीफ सेल, तभी वहाँ पे सिर्फ हाइपोक्लोराइडिया था। देन मॉर्फोलॉजी को समझे। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ किस्म का डैमेज मिलेगा हमारे ऑक्जेनेटिक यानी कि एसिड प्रोड्यूसिंग म्यूकोजा के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ डैमेज हो जाएगा। टिपिकली साइट्स पता हो बॉडी में भी और फंडस में होगा। अब एंट्रम में अगर डैमेज हो रहा है और कार्डिया को, तो ये टिपिकली एब्सेंट होगा, यानी यहाँ पे एंट्रम और कार्डिया में डैमेज नहीं होगा या माइल्ड सा होगा। जब डिफ्यूज़ एट्रोफी हो जाएगी तो ऑक्जेनेटिक जो म्यूकोजा है बॉडी का और फंडस का, ये हमें बहुत ही पतला थिन नज़र आएगा। रुगल फोल्ड बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे रुगी, और न्यूट्रोफिल्स भी हमें प्रेजेंट मिल सकते हैं, लेकिन जो इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट है हमने टेबल में भी पढ़ा कि वो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स का बना होगा ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में, ये याद रखिएगा पॉइंट। इन कॉन्ट्रास्ट विद एच पाइलोरी जिसमें हमने कहा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में डीप होता है, यानी अगर हम कंपेयर करें एच पाइलोरी के गैस्ट्राइटिस से, तो यहाँ पे जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन डीप होता है और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेंटर्ड होता है। पैराइटल और चीफ सेल्स का लॉस एक्सटेंसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी डेवलप कर सकता है। अब आ जाएं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो एंटीबॉडीज़ हमारे पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अगेंस्ट प्रेजेंट होंगी अर्ली डिजीज़ में, लेकिन B12 की डेफिशिएंसी और पर्निशियस अनीमिया जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ही डेवलप करते हैं। मीडियन जो एज होती है इसकी डायग्नोसिस की वो 60 ईयर्स में डायग्नोज होता है ये ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, तो इसीलिए इसमें इसके अलावा स्लाइड सी फीमेल
प्रीडोमिनेंस भी है, फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस ज़्यादातर बाकी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन ये लिंक्ड नहीं है स्पेसिफिक ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एलील के HLA से, इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। नेक्स्ट डिटेल में टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कॉम्प्लिकेशंस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। तो 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की, यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, आगे जाके म्यूकोजा की एट्रोफी करवा सकता है, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया भी हो सकता है। अब ये सारी जो है हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिटेल में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ देखें। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ PUD मोस्ट ऑफन हमने पढ़ा है बार बार, H पाइलोरी के इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है या फिर NSAID के यूज़ की वजह से। अब इम्बैलेंस आ जाए अगर हमारी म्यूकोजा के डिफेंस में भी, और जो डैमेजिंग फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान अगर इम्बैलेंस आ जाए तो वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करवा देगा। तो फिगर देखें 15.13। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म दिखाया गया है इंजरी का भी और प्रोटेक्शन का। ये है डिफेंसिव सारी फोर्सेस और यहाँ पे डैमेजिंग फोर्सेस। तो इनके दरमियान अगर इम्बैलेंस आ जाता है तो इंजरी हो सकती है, देन अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। डिफेंसिव में हमें याद है कि सरफेस का म्यूकस डिफेंस कर रहा है, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन म्यूकस के अंदर, म्यूकोजा का ब्लड फ्लो भी अपाइकल सरफेस पे जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, और उसके अलावा एपिथेलियम की रीजनरेटिव कैपेसिटी है, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिंथेसिस हो रहे हैं। तो ये सारे डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे हैं। डैमेजिंग में हमारी गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेप्टिक एंजाइम्स उसको डैमेज करते हैं। जब इंजरी हो जाती है तो H पाइलोरी का इन्फेक्शन, NSAID, एस्पिरिन, टोबैको, अल्कोहल, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, डुओडेनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, इन सब से इंजरी होगी। तो इसके अलावा डिफेंसिव फोर्सेस भी इम्पेयर हो गई हैं। इस्कीमिया शॉक हो सकता है, इस्कीमिया की वजह से शॉक, या डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, या होस्ट के फैक्टर्स की वजह से। तो इंजीरियस एक्सपोजर हो रहा है या फिर इम्पेयर्ड डिफेंस हो रहा है, तो आगे जाके फिर अल्सर फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि म्यूकोजल डिफेंसेस और डैमेजिंग फोर्सेस के दरमियान अगर जो है बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाए तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, और यही रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए। US में NSAID का यूज़ जो है अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रहा है। गैस्ट्रिक अल्सर्स की वजूहात यही बन रहा है, ठीक है। NSAID का यूज़, जिस तरह H पाइलोरी का इन्फेक्शन जो है वो कम होता जा रहा है, और लो डोज एस्पिरिन का यूज़ एजिंग पॉपुलेशन में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा सा डोज, लो डोज एस्पिरिन का भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि NSAID है, तो उसकी वजह से उनमें अल्सर बढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। वैसे H पाइलोरी तो कम हो रहा है आजकल। उसके बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है ना, किसी भी पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकती है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस को एक्सपोज हो, कोई भी पोर्शन। लेकिन ये ज़्यादा कॉमन गैस्ट्रिक के भी एंट्रम में होती है, और जो पहला पोर्शन होता है हमारे डुओडेनम का। अब पेप्टिक अल्सर जो है यानी एसिड इंड्यूस्ड इंजरी, ये हो सकती है हमारे ईसोफेगस में गर्ड की वजह से, या फिर अगर एसिड की सिक्रीशन हो एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा में से। अब पेप्टिक अल्सर जो है ना, छोटी सी जो स्मॉल हमारी इंटेस्टाइन है उसमें एसोसिएटेड हो सकता है गैस्ट्रिक हेट्रोटोपिया के साथ, जिसमें मैकल डाइवर्टिकुलम भी आ जाता है। गैस्ट्रिक हेट्रोटोपिया यानी कि हमारा स्टमक वगैरह का जो टिश्यू है वो आउटसाइड द स्टमक जो है कहीं मिले GIT में, तो जैसे मैकल डाइवर्टिकुलम है, तो उसमें भी ये पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी पता होनी चाहिए। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉमन है और फ्रीक्वेंट है कॉज फिजिशियन विजिट्स का पूरी दुनिया में। अब ये जो है इसने ट्रीटमेंट करवाया है ओवर 3 मिलियन इंडिविजुअल्स का, 1,90,000 हॉस्पिटलाइजेशन इसकी वजह से हुई है, 5,000 डेथ हुई है US में हर साल। अब लाइफ टाइम जो रिस्क होता है फॉर डेवलपिंग एन अल्सर वो तकरीबन 10% है मेल्स में और 4% है फीमेल्स में। किस तरह होता है ये H पाइलोरी पैथोजेनेसिस देख लें इसकी। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कैसे होगी? H पाइलोरी का इन्फेक्शन है और NSAID का यूज़, तो ये प्राइमरी अंडरलाइंग कॉज हैं जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ करवाते हैं। मोर देन 70% जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है वो H पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है, और इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है उनमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जनरली जो है वो डेवलप करती है ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। उसकी वजह से फिर ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। तो क्योंकि सिर्फ 5 to 10% H पाइलोरी से जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको सिर्फ अल्सर्स होंगे, तो ये प्रोबेबल है कि होस्ट के फैक्टर भी एज वेल एज वेरिएशन, कुछ H पाइलोरी स्ट्रेन्स के अंदर जो वेरिएशन है और होस्ट के फैक्टर्स, तो ये भी इसकी पैथोजेनेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तभी सिर्फ 5 to 10% लोगों में अल्सर्स डेवलप होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक एसिड जो है ना, ये फंडामेंटल होता है टू द पैथोजेनेसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। इसकी पैथोजेनेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गैस्ट्रिक एसिड का। अब देखिए, अब हाइपर एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो रहा है, या तो वो H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हाइपर एसिडिटी हुई है, या हमारे पैराइटल सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो गया है, या बहुत ज़्यादा कोई एक्सेसिव सिक्रीटरी रिस्पॉन्स है।
तो हाइपर एसिडिटी इस वजह से हो सकती है और पीयूडी हो सकता है। अब इनसफिशिएंट अगर इनहिबिशन हो रही है स्टिमुलेटरी मैकेनिज़म्स की, यानी जो जैसे गैस्ट्रिन का रिलीज़ हो गया तो गैस्ट्रिन हमारी बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन करवाता है, तो अगर इनकी इनसफिशिएंट इनहिबिशन होती है, इनहिबिशन नहीं हो पाती, तो उससे भी जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल हमें पेप्टिक अल्सरेशंस मिलती हैं स्टमक में भी, डोडेनम में और इवन जेजेनम में। और ये अनकंट्रोल्ड रिलीज़ जब हो रहा होता है गैस्ट्रिन का किसी ट्यूमर से, और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा अगर एसिड की मैसिव प्रोडक्शन होगी तो उससे ये अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, मैसिव अल्सरेशन। तो वही बात है कि मैसिव एसिड प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। अब कुछ को फैक्टर्स पेप्टिक अल्सरोजेनेसिस में क्रोनिक एनसेड का यूज़ भी आ जाता है। सिगरेट स्मोकिंग जो कि हमारे म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इम्पेयर करेगी और हीलिंग भी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो हमारे सप्रेस कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को और हीलिंग को भी इम्पेयर करते हैं। तो पेप्टिक अल्सर जो है ना वो अल्कोहलिक सिरोसिस वाले इंडिविजुअल्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं, जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो COPD उनमें, क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में भी पेप्टिक अल्सर ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में, इन दोनों कंडीशन में हाइपर कैल्सीमिया जो है ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को। ठीक है, कैल्शियम बढ़ जाता है, गैस्ट्रिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वही बात एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी। अब मॉर्फोलॉजी पता हो, पेप्टिक अल्सर जो है वो 4 गुना ज़्यादा कॉमन है हमारे प्रॉक्सिमल डुओडेनम में, याद रखिएगा, बनिस्बत स्टमक के प्रॉक्सिमल डुओडेनम में ज़्यादा कॉमन है। तो डुओडेनल अल्सर्स जो है वो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द पाइलोरिक वाल्व से लेके होंगे, ठीक है, और इन्वॉल्व करेंगे हमारी एंटीरियर वाली डुओडेनल वॉल को, ये भी याद रखिएगा। अब गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं ना गैस्ट्रिक के, वो प्रीडोमिनेंटली हमारी जो बॉडी और एंट्रम है स्टमक की उनके इंटरफेस पे लोकेटेड होंगे गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर्स, अब पेप्टिक अल्सर सॉलिटरी भी हो सकता है, मोर देन 80% होते पेशेंट में, यानी एक हो सकता है। लीजन जो है वो 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर से कम होंगी और शैलो होंगी, ठीक है, जबकि वो जो 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होंगी वो लाइकली हैं कि वो डीपर लीजन्स होंगी। अब क्लासिक जो पेप्टिक अल्सर है वो राउंड से लेके ओवल शेप का होता है, उसका शार्पली पंच्ड आउट वो डिफेक्ट हमें नज़र आएगा, बिल्कुल पंच्ड आउट डिफेक्ट की तरह। तो यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये देखिए, ये एंडोस्कोपिक व्यू है, टिपिकल एंट्रम में हो गया है ये अल्सर, जो कि एनसेड के यूज़ की वजह से हुआ है। इस वाले फिगर में ग्रॉस व्यू दिखाया है उसी सिमिलर अल्सर का, जो कि हमने रीसेक्ट किया है, उसको काटा है ड्यू टू द गैस्ट्रिक परफोरेशन। सॉरी, ये मतलब खुद ही रीसेक्ट हो गया गैस्ट्रिक परफोरेशन की वजह से। अब ये प्रेजेंट करेगा एज फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम के अंडर एक फ्री एयर की तरह ये प्रेजेंट होगा। नोट करें, इसमें हमें क्लीन एजेस भी मिल रहे हैं और यहाँ पे जो है नेक्रोटिक अल्सर की बेस दिखाई गई है जो कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू की बनी हुई है और ओवरलेड बाय द डिग्रेडेड ब्लड, ठीक है, इसके ऊपर ये डिग्रेडेड ब्लड भी है। तो हमें शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट की तरह राउंड या ओवल नज़र आते हैं ये क्लासिक पेप्टिक अल्सर। जो बेस होती है पेप्टिक अल्सर की वो याद रखिएगा स्मूथ होती है और क्लीन होती है पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट की वजह से, ठीक है, उसकी डाइजेशन हो रही होती है। और हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन में हमें रिचली वास्कुलर ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिलेगा जो हमने फिगर में भी देखा। ऑनगोइंग ब्लीडिंग जो है अल्सर बेस के अंदर वो लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज भी करवा सकती है अगर उसमें मुसलसल अगर ब्लीडिंग हो रही है। परफोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो कि एमरजेंट सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर करती है अगर परफोरेशन हो गई। लास्ट में कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। पेप्टिक अल्सर जो है वो क्रोनिक होता है। रिकरिंग लीजन्स जो है वो मोस्ट ऑफन मिडिल एज से लेके ओल्डर एडल्ट्स में होती हैं, बार बार लीजन्स होंगी बिना किसी ऑब्वियस प्रेसिपिटेटिंग कंडीशन के, अदर देन द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस अगर है तो। इसके अलावा अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस नहीं है तो कोई जो है ऑब्वियस रीज़न भी नहीं है, तो मिडिल एज टू ओल्डर एडल्ट्स में जो है हमें मिलता है ये। अब मेजॉरिटी ऑफ द पेप्टिक अल्सर है वो क्लिनिकल अटेंशन में आता है जब पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक बर्निंग की कंप्लेन होती है या उसको एकिंग पेन महसूस होता है। आल्दो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन जो है वो मैनिफेस्ट करता है कॉम्प्लिकेशंस के साथ, यानी कि जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, फ्रैंक हेमरेज हो जाना या परफोरेशन होना। पेन ज़्यादातर उनको 1 से 3 घंटों के बाद होता है खाना खाने के ड्यूरिंग द डे, और रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वर्स होता है। अल्कली या फूड लेने से वो पेन रिलीव हो जाता है। इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग और बेल्चिंग जो है ये भी प्रेजेंट हो सकती हैं सिम्टम्स में, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में। हीलिंग जो है वो विथ या विदाउट थेरेपी हीलिंग हो सकती है, लेकिन इसकी टेंडेंसी है कि ये सब्सिक्वेंट अल्सर्स जो हैं वो रिमेन रहे हैं, यानी फिर सब्सिक्वेंट अल्सर्स बन सकते हैं, तो ये भी टेंडेंसी रहती है।
पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो मॉर्बिडिटी ज़्यादा करवाती है बनस्पत मोर्टेलिटी के। तो वैरायटी ऑफ सर्जिकल अप्रोचेस जो है पहले हम यूज़ करते थे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन करंट जो थेरेपीज़ हैं उनमें हमने एच पाइलोरी की इरेडिकेशन करनी है एंटीबायोटिक्स की मदद से, और गैस्ट्रिक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन करनी है कैसे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देके। तो इस तरह के एफर्ट्स ने मार्कली कम कर दिया है सर्जिकल मैनेजमेंट को, उसकी नीड को, और जो हम रिजर्व करते हैं प्राइमरीली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स के लिए ही हम सिर्फ सर्जरी करेंगे जिनमें अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो रही है अल्सर्स में या परफोरेशन हो गई हो। दैट्स इट। उसके बाद है म्यूकोजल एट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, नेक्स्ट टॉपिक है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किसी को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है तो वो एसोसिएटेड हो सकता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के साथ, जो कि हमने कहा कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि अगर हमें गॉबलेट सेल्स मिलते हैं उनकी प्रेजेंस, तो ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है, इंक्रीज रिस्क में रिस्क होता है कि आगे जाके गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा करवा दे, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इसके साथ साथ एक क्लोराइडिया हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजल एट्रोफी की वजह से जो एक क्लोराइडिया हो रहा है, यानी बिल्कुल एब्सेंस ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो ये कॉमनली एसोसिएटेड होता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के साथ, जो परमिट करेगा हमारे वहाँ पे बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएगी और कार्सिनोजेनिक नाइट्रोसामाइन प्रोड्यूस होंगे। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया क्रोनिक एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस की वजह से जो होता है वो रिग्रेस कर जाएगा जब ऑर्गेनिज्म इरेडिकेट हो जाता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया रिग्रेस हो जाएगा, ठीक है, अगर वो क्रोनिक एच पाइलोरी की वजह से हुआ है, गैस्ट्राइटिस की वजह से। देन ये टॉपिक लास्ट डिस्प्लेजिया, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, अगर क्रोनिक मतलब अगर गैस्ट्राइटिस हो रही है तो क्रोनिक जो गैस्ट्राइटिस है ना वो एक्सपोज कर देती है हमारी एपिथेलियम को टू द इन्फ्लामेशन रिलेटेड फ्री रेडिकल डैमेज, ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से फ्री रेडिकल फिर वहाँ पे डैमेज होगा, और प्रोलिफरेटिव स्टिमुलाई भी जो है उसको भी इसके लिए भी एक्सपोज कर देती है। तो जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये आगे जाके एक्यूमुलेशन करवा देगा जेनेटिक अल्ट्रेशंस की, जो कि जेनेटिक अल्ट्रेशन आगे जाके कार्सिनोमा करवा देंगी। प्री इन्वेजिव इन सीटू जो लेशंस होती हैं वो रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं हिस्टोलॉजिकली एज अ डिस्प्लेजिया, जो कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती हैं, यानी एपिथेलियल साइज़ में, शेप में और ओरिएंटेशन में वेरिएशन आ जाएगी, अलोंग विद द कोर्स क्रोमेटिन टेक्सचर मिलेगा, हाइपरक्रोमेजिया और न्यूक्लियर इनलार्जमेंट। तो ये ओवरलैप करेंगे विथ, और समटाइम्स जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इंजरी एसोसिएटेड विद द रीजनरेटिव चेंजेस, ठीक है, रीजनरेटिव चेंजेस में भी क्योंकि इसी तरह के हमें चेंजेस मिलते हैं तो ये ओवरलैप भी कर सकते हैं और हमें डिफ़िकल्ट होता है कि हम इनको डिस्टिंग्विश करें कि ये रीजनरेटिव चेंजेस है या डिस्प्लेजिया हो रहा है। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अक्यूट एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हमने डिटेल में किया। गैस्ट्राइटिस हमने कहा कि म्यूकोजल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, जब इन्फ्लामेटरी सेल्स एब्सेंट हो या रेयर हो तो हम उसको गैस्ट्रोपैथी कह देंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस रेंज करता है कि उसमें हमें एसिम्टोमेटिक डिजीज़ या माइल्ड एपिगैस्ट्रिक सा पेन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, उसमें पॉजिटिव फैक्टर जो है वो कोई भी एजेंट हो सकता है या डिजीज़ हो सकती है जो कि हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन के साथ इंटरफेयर करे, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस आगे जाके फिर गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी करवा सकता है। मोस्ट कॉमन फिर हमने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के कॉज पढ़ा, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। मोस्ट जो रिमेनिंग केसेस हैं वो एनसेड्स या अल्कोहल की वजह से भी हो सकते हैं या ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकती है। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस हमने कहा एंट्रम को अफेक्ट करती है और एसोसिएटेड है जब एसिड की यानी गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस होगी। एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस जो है वो माल्ट यानी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में इंड्यूस करेगी, जो कि आगे जाके बी सेल लिम्फोमा करवा सकता है, जिसको हम माल्टोमास कहते हैं। देन हमने ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के बारे में कहा कि उससे हमारी गैस्ट्रिक बॉडी के जो ऑक्सीनेटिक ग्लैंड्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाएगी, तो उसके नतीजे में गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी, एंट्रम में जी सेल का हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, ए क्लोराइड यानी कंप्लीट एसिड सिक्रीशन खत्म हो जाएगी, B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो इसके अलावा एंटी पेराइटल सेल और एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ भी हमें ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में मिलती हैं। देन हमने इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के बारे में पढ़ा कि डेवलप कर सकता है दोनों फॉर्म ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, और ये रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक डिस्प्लेजिया एंड एडिनोकार्सिनोमा भी करवा सकता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। लास्ट में हमने कहा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो एच पाइलोरी की वजह से हो सकता है, एच पाइलोरी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, और उसकी वजह से जो हाइपर क्लोराइडिया हुआ है, बहुत ज़्यादा एसिड की सिक्रीशन हुई है एच पाइलोरी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से, उससे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, या एनसेड की वजह से
अल्सर्स जो है वो स्टमक में या डोडेनम में डेवलप करेंगे और फिर यूजुअली हील कर जाएंगे जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो सप्रेस होगी, क्योंकि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो ही एसिड की वजह से रही है। या हम डिसकंटिन्यूशन कर देते हैं अगर एनसेड की यूज़ की तो भी ये सप्रेस हो जाएगी या हील कर जाएगा अल्सर, या फिर अगर एच पाइलोरी को इरेडिकेट कर देते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक पॉलिप्स एंड ट्यूमर्स। तो गैस्ट्रिक पॉलिप्स जो है ना, ये नोड्यूल्स होती है या मासेस होते हैं जो कि प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अबव द लेवल ऑफ द सराउंडिंग म्यूकोजा, ठीक है, उससे पॉलिप्स की तरह नोड्यूल्स या मासेस जो है प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तकरीबन 5% ऑफ द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एंडोस्कोपी में हमें आइडेंटिफाई हुए हैं। पॉलिप्स जो है वो एपिथेलियल या फिर स्ट्रोमल सेल के हाइपरप्लेजिया की वजह से रिजल्ट करते हैं, या इन्फ्लामेशन हो जाए, एक्टोपिया हो जाए या न्यूप्लेजिया हो जाए। तो आल्दो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती है पॉलिप्स की जो कि स्टमक में होंगी। सिर्फ जो हाइपरप्लास्टिक और इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स हैं, फंडिक ग्लैंड के पॉलिप्स और एडिनोमास, वो ही सिर्फ हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले है इन्फ्लामेटरी एंड हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। तो देखिए तकरीबन 75% जो सारे गैस्ट्रिक पॉलिप्स हैं वो इन्फ्लामेटरी या हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं। हमारे स्टमक में इन्फ्लामेटरी और हाइपरप्लास्टिक पॉलिप जो है ना, वो ऑपोजिट एंड ऑफ द मॉर्फोलॉजिक स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टिंक्शन जो है वो इसकी बेस्ड है सोलली ऑन द डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन कितनी हुई है, उस हिसाब से हम इसको डिस्टिंक्शन करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ये 50 to 60 ईयर्स के एज वाले इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है ये डिजीज़, और ज़्यादातर ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बैकग्राउंड पे ही डेवलप होता है, जो कि आगे जाके इंजरी करवा देती है और रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया करवाएगी। तो रिएक्टिव हाइपरप्लेजिया और इंजरी की वजह से पोलिप की ग्रोथ होगी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से। अगर ये एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस के साथ एसोसिएटेड है तो पोलिप जो है वो, अगर हमने बैक्टीरिया को इरेडिकेट कर लिया तो पोलिप रिग्रेस कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी जिससे डिस्प्लेजिया जो कि एक प्री कैंसरस इन सीटू लेजन है, तो फ्रीक्वेंसी जिससे ये डेवलप करेगी इस तरह के पोलिप्स के अंदर, वो कोरिलेट करता है साइज़ के हिसाब से। तो यानी कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिस्क है पोलिप्स का, जो कि 1.5 सेंटीमीटर साइज़ से बड़े हों तो उनमें मतलब डिस्प्लेजिया हो सकता है और आगे जाके कार्सिनोमा हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स। तो फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स जो हैं वो स्पोरेडिकली होते हैं और उन इंडिविजुअल्स में जिनको फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस हो, यानी FAP, जो कि एसोसिएटेड हो विथ FAP लेकिन स्पोरेडिक ना हो। यानी एक तो स्पोरेडिकली हो रहा है, दूसरा जिनको FAP हो लेकिन स्पोरेडिक ना हो तो वो भी डिस्प्लेजिया शो कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट कभी भी आगे जाके मैलिग्नेंट नहीं होंगे, याद रखिएगा। अब इनका जो इंसिडेंस है स्पोरेडिक लेजन्स का वो बढ़ता जा रहा है मार्कली एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड यूज़ जो आजकल प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का हो रहा है। तो ये लाइकली रिजल्ट करता है फ्रॉम द इंक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन, क्योंकि PPIs यूज़ करने की वजह से हमारी एसिडिटी कम होगी, रिड्यूस होगी, तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी और ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है जो कि गैस्ट्रिन की वजह से हो रहा है। फंडिक हमारे ग्लैंड के पॉलिप्स जो है ना वो नियरली ऑलवेज एसिम्टोमेटिक ही होते हैं और ज़्यादातर इंसिडेंटल फाइंडिंग होते हैं। इस तरह के ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड पॉलिप्स जो है वो गैस्ट्रिक बॉडी में भी हो सकते हैं और फंडस में, और ये मल्टीपल होते हैं, याद रखिएगा, और सिस्टिकली डायलेटेड इरेगुलर ग्लैंड्स के बने होंगे जो कि फ्लैटेंड पेराइटल एंड चीफ सेल्स के साथ लाइन हुए होंगे। तो देखिए फिगर में भी दिखाया गया है फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स, ठीक है, इस तरह से ये मल्टीपल होते हैं और ये इरेगुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड पेराइटल और चीफ सेल्स के साथ लाइन हुए होंगे, सिस्टिकली डायलेटेड इरेगुलर ग्लैंड्स ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एडिनोमा। गैस्ट्रिक एडिनोमा तकरीबन 10% ऑफ ऑल गैस्ट्रिक जो पॉलिप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इनका इंसिडेंस एज के साथ बढ़ता जाता है और वेरी करता है डिफरेंट पॉपुलेशंस में इन पैरेलल विद दैट ऑफ द गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। तो पेशेंट्स ज़्यादातर 50 to 60 एज के दरमियान होते हैं, मेल्स ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बनस्बत फीमेल्स के, और एडिनोमास जो है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के ही बैकग्राउंड पे होते हैं विद द एट्रोफी, और अगर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी हो गया हो तो। अब सारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडिनोमास हैं ये एग्जिबिट करते हैं कि इनमें एपिथेलियल डिस्प्लेजिया होगा जो कि क्लासीफाई हो सकता है लो ग्रेड का या हाई ग्रेड का। इनका जो रिस्क है डेवलपमेंट अगर इनमें यानी एडिनोकार्सिनोमा अगर हो जाए तो उसका रिस्क गैस्ट्रिक एडिनोमास में उसके साइज़ ऑफ द लेजन पे डिपेंड करता है और पार्टिकुलरली बढ़ जाएगा अगर लेजन 2 सेंटीमीटर डायमीटर से ज़्यादा बड़ी है तो वो आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा बन जाएगी। ओवरऑल इनका मैलिग्नेंट पोटेंशियल जो है गैस्ट्रिक एडिनोमास का वो ज़्यादा है बनिस्बत उनकी कॉलोनिक काउंटर पार्ट्स के। तो कॉलन में यानी अगर कहीं और हो तो गैस्ट्रिक वालों में ज़्यादा है कि मैलिग्नेंसी में चले जाए। अब कार्सिनोमास जो है वो 30% ऑफ द गैस्ट्रिक एडिनोमास में कार्सिनोमास मौजूद होते हैं।
उसके बाद है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है स्टमक की, जो कि कंप्राइज करती है तकरीबन 90% ऑफ द ऑल गैस्ट्रिक कैंसर। तो इसमें अर्ली सिम्टम्स बिल्कुल रिजेंबल करते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को, यानी पेशेंट को डिस्पेप्सिया होगा, डिस्पेजिया, नोजिया। एज ए रिजल्ट ऑफ कैंसर ये ऑफन डायग्नोस एडवांस स्टेज पे होता है, जब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि पेशेंट का जब वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एनोरेक्सिया होगा, बॉवल हैबिट्स अल्टर होंगी, अनीमिया और हेमरेज जो है वो ट्रिगर करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें तो गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो रेट करता है, इसका रेट मार्कली वेरी करेगा जियोग्राफी के हिसाब से। तो याद रखिएगा इसका इंसिडेंस 20 टाइम्स ज़्यादा है जापान में, कायल, कोस्टा रिका, ईस्टर्न यूरोप में बनस्पत नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्दर्न यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। अब मास एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम्स हैं, एंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम, तो वो सक्सेसफुल है इन द रीजन्स ऑफ हाई इंसिडेंस, जैसे कि जापान वगैरह में, जहाँ पे 35% ऑफ द न्यूली डिटेक्टेड केसेस आर अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, वो एंडोस्कोपी की वजह से अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ कि ट्यूमर जो है सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक ही लिमिटेड होता है। अनफॉर्चुनेटली मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है उन रीजन्स में जहाँ पे इसका इंसिडेंस लो है, और लेस दैन 20% केसेस जो है ना वो डिटेक्ट होते हैं नॉर्थ अमेरिका में और नॉर्दर्न यूरोप में अर्ली स्टेज में। लेस देन 20% अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा, तभी यहाँ पे ये कैंसर ज़्यादा है। अब गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो कॉमन है लो सोशो इकोनॉमिक वाले ग्रुप्स के अंदर, उन इंडिविजुअल्स में जिनको मल्टीफोकल म्यूकोजल एट्रोफी हो गई हो या इंटेस्टाइनल मेटाप्लीजिया हुआ हो, तो उनमें कॉमन है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ इम्पार्ट नहीं करता इंक्रीज रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर, लेकिन पेशेंट्स जिनको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमीज हो गई हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए जो की गई थी पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमीज, तो उनका स्लाइटली ज़्यादा रिस्क है कि उनको ये कैंसर डेवलप हो जाए रेजिडुअल गैस्ट्रिक स्टम्प के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोक्लोराइडिया की वजह से, बाइल रिफ्लक्स या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से। फिर कह रहा है कि यूएस में गैस्ट्रिक कैंसर का रेट जो है वो कम हो गया है, तकरीबन 85% से भी ज़्यादा ड्रॉप कर गया है